नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वीडियो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर के प्रकार की। दोस्तों, कंप्यूटर के टाइप्स को हम 3 आधारों पर देखते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, कंप्यूटर के आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। यदि हम बात करें कार्य के आधार पर, तो कंप्यूटर को हम 3 भागों में बांटते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार से आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांटते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसी प्रकार से उद्देश्य के आधार पर भी कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है: सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर अर्थात जनरल पर्पस कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर, जो किसी विशेष उद्देश्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यीय मतलब दोस्तों जो जनरली मार्केट में मिलते हैं, हम सब यूज करते हैं, सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर हो गए। विशिष्ट उद्देश्यीय वैसे कंप्यूटर जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग मौसम विज्ञान क्षेत्र आदि में किया जाता है, रेलवे टिकट वगैरह के लिए हम उपयोग करते हैं, उनको अलग तरीके से विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। कंप्यूटर के प्रकार को दोस्तों हमने 3 आधारों में बांटा था: कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। कार्य के आधार पर दोस्तों हमने 3 प्रकार देखे: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, इनकी चर्चा विस्तार से हमें आगे इस वीडियो में करनी है, तो आप बने रहें हमारे साथ। उद्देश्य के आधार पर हमने देखा दोस्तों जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब विस्तार से हम एक एक करके सभी प्रकारों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे हम कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की। कार्य के आधार पर हमने 3 प्रकार के कंप्यूटर देखे थे: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। शुरुआत हमें करनी है एनालॉग कंप्यूटर से। दोस्तों, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वह सामान्य भौतिक राशियों के मापन पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब है एनालॉग कंप्यूटर से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। किन का मापन किया जाता है दोस्तों? भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। अब प्रश्न उठ रहा होगा, यदि आप नहीं जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो दोस्तों ताप, दाब, लंबाई आदि, इन सभी को हम भौतिक राशियां कहते हैं। इन सभी के मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता होगा दोस्तों? जहाँ पर निरंतर इन भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इनके मापन की निरंतर आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जहाँ पर कोई ऐसा उत्पाद बन रहा है जिसमें फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर की आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए निरंतर पर्टिकुलर प्लेस पर दाब, ताप आदि के मापन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर ऐसे स्थानों पर हम एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन कंप्यूटरों का उपयोग अर्थात एनालॉग कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री, विज्ञान के क्षेत्र में आदि। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दोस्तों, यहाँ पर स्पीडोमीटर उदाहरण के रूप में लिखा है। स्पीडोमीटर का उपयोग हम करते हैं स्पीड मापने के लिए। अब आप बाइक चलाते हैं तो आपको निरंतर स्पीड मापने की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? 10 मिनट, 20 मिनट, कितनी भी आप बाइक चलाएं, लेकिन आपकी बाइक में लगातार स्पीड को मापा जाता है। तो दोस्तों, स्पीडोमीटर क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। इसी प्रकार से एनालॉग क्लॉक, थर्मामीटर। दोस्तों ध्यान रखें, प्रश्न आएगा, थर्मामीटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एनालॉग पर टिक करना है, इतना आप ध्यान रख लें। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ जिसे हम कहते हैं,
वोल्टामीटर, ये सभी दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। एनालॉग में आपको मेनली ध्यान रखना है भौतिक राशियों का मापन होता है, तो फिर आपका एग्ज़ाम में बढ़िया हो जाएगा। फिर बात करनी है डिजिटल कंप्यूटर की कि आखिर डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग डिजिटल युक्तियों में किया जाता है तथा जो डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, इनका उपयोग डिजिटल युक्तियों में होता होगा और इनमें डिजिटल सिग्नल का प्रयोग होता होगा। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके, अर्थात बाइनरी कोड में बदल के, जिसे हम डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप भी कहते हैं दोस्तों, तो 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि डिजिटल कंप्यूटर गणनाओं के साथ साथ, कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिकल क्रियाएं भी करता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर गणना और लॉजिकल क्रियाएं या तार्किक क्रियाएं, इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों गणना मतलब फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहूं दो पेड़ हैं, एक पेड़ बड़ा है, ये ए पेड़ है, ये बी पेड़ है, हमें सभी को दिख रहा है कि जो बी है वो ए पेड़ से ज़्यादा लंबा है। तो सिर्फ इतना बताना कि जो बी है ए से लंबा है, ए से बड़ा है, इसे हम कहेंगे लॉजिकल, कि लॉजिकली आपने देख के बता दिया कि हाँ इतना लंबा जो बी पेड़ ज़्यादा है ए से, तो इसे हमने कह दिया कि तार्किक क्रियाएं हो गई, तार्किक निष्कर्ष हो गए। और यदि हम बात करें गणना की, तो आप इंची टेप से नापेंगे कि यार ये पेड़ मान लो 10 फीट का है और ये पेड़ 15 फीट का है, तो जो बी पेड़ है वो ए से 15 फीट ज़्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार के जो कैलकुलेशंस होते हैं 5 + 5 = 10, इन्हें हम गणना कहते हैं। और इस प्रकार से बताना छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ज़्यादा, कम, उन्हें हम दोस्तों लॉजिकल या तार्किक क्रियाएं कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप इस बिंदु के बारे में ज़रूर बताएं। फिर बारी आती है डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण की। तो दोस्तों पहला नाम डिजिटल कंप्यूटर ही लिख दिया है, स्वाभाविक सी बात है। डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, ये सभी दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप उदाहरण भी ध्यान रखें क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न उदाहरण से आएगा, निम्न में से कौन सा डिजिटल या हाइब्रिड या एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो छोटी छोटी व्यवहारिक चीज़ें यदि आपको पता होंगी तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर ले जाएंगे, जिनमें अक्सर विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूज़न या संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक राशियों का मापन हो रहा था और डिजिटल कंप्यूटर में हम डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखें। अब बारी आती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। किन कंप्यूटर में? हाइब्रिड कंप्यूटर में। इनमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण विद्यमान होते हैं। जैसे जो कंप्यूटर पेट्रोल पंप पर होते हैं, आपने उनको देखा होगा, उनमें पेट्रोल की मात्रा को लीटर में माप के दिखाया जाता है और उनकी गणना भी की जाती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न होगा कि जो पेट्रोल की मात्रा है उसको लीटर में मापा जा रहा है और उसकी गणना की जा रही है। तो दोस्तों मापने में, लीटर में मापने में और गणना करने में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि दोस्तों यहाँ पर मापना शब्द क्यों यूज़ किया गया लीटर के कंटेक्स्ट में। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो पेट्रोल है उसके लिए आप ऐसा तो नहीं बोलते कि 1 पेट्रोल दे दो, 2 पेट्रोल दे दो, 3 पेट्रोल, ऐसा नहीं बोलते। हम कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कहने का मतलब है पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मापने का काम हो गया, ठीक, मात्रा को। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर की क्वालिटी आ गई। फिर बात करते हैं गणना की।
अब इतना इतना लीटर आपने कितनी बार दिया, 2 लीटर पेट्रोल दिया, 4 लीटर पेट्रोल दिया, तो उस मात्रा को जब आपने गणना में काउंट किया तो उसे हमने कह दिया गणना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मापा लीटर में पेट्रोल को, और कितने उतने उतने लीटर कितनी बार लिया आपने, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको हम कहेंगे गणना। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की गुण रखता है, इसका उदाहरण भी हमने देखा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अस्पताल में रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब कैसे आप समझेंगे? हृदय की धड़कन दोस्तों कम ज़्यादा होती है, तो एनालॉग सिग्नल मेज़र करता है कि सामान्य व्यक्ति की जो धड़कन होनी चाहिए 72-75 के आसपास, उसकी तुलना में जो धड़कन है वो ज़्यादा है या कम है। मेज़र करने के बाद उन्हें डिजिटल सिग्नल के रूप में बताता है कि धड़कन कितनी चल रही है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा करी कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की। अब बारी आती है आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की। तो दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर को हमने 4 भागों में बांटा था। एक एक करके उनकी चर्चा विस्तार से हम कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। आकार के आधार पर बड़े कंप्यूटर होंगे, छोटे कंप्यूटर होंगे, बहुत छोटे कंप्यूटर होंगे, है ना। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ बेसिक से फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। दोस्तों आकार में छोटे एवं कीमत में कम या सस्ते होते हैं। ठीक, नाम से समझ आ रहा माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो नाम सूक्ष्म है तो बड़े तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो आकार में छोटे होंगे, छोटे हैं तो भाई कीमत भी कम है। घरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में जो जनरली हम यूज़ करते हैं उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। सस्ते भी हैं, सब कुछ इनमें ही दे देंगे, तो बाकी जो महंगे कंप्यूटर फिर महंगे क्यों आएंगे, वो भी सस्ते हो जाएंगे, है ना। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसके उदाहरण है दोस्तों डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप, नोटबुक, टैबलेट आदि आदि। जिनका यूज़ हम जनरली करते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उनको माइक्रो कंप्यूटर नहीं कहते, हम माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग जनरली करते हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता नहीं तो। फिर बारी आती है मिनी कंप्यूटर की। दोस्तों मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इतनी बात आप जरूर ध्यान रख लें दोस्तों, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली और अधिक कीमत वाले होते हैं। क्वालिटी बढ़ गई तो कीमत वैसे भी बढ़ जानी है। ठीक है, इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर अपेक्षाकृत लिखा है, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत सुपर कंप्यूटर की बात नहीं की गई, इसके पहले वाले माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी गति तेज होती है ना। इतना आपको समझना होगा। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंक, बड़े ऑफिस में आदि जगह पर किया जाता है। फिर बारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्थान, एयरपोर्ट आदि में इनका उपयोग किया जाता है। फिर नंबर आता है सुपर कंप्यूटर का। तो दोस्तों आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। हमने कौन कौन से कंप्यूटर देखे? हमने सुपर कंप्यूटर देखा सबसे बड़े आकार में। फिर इसके बाद हमने बात करी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। फिर हमने बात करी मिनी कंप्यूटर की। फिर बात करी माइक्रो कंप्यूटर की। तो दोस्तों आकार के आधार पर घटता क्रम आप इसे ध्यान रख लें। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। बॉस ऑफ कंप्यूटर बोल दो, है ना। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही की जाती हैं। सबसे महंगे होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा फास्ट हैं, सब कुछ ज़्यादा है तो फिर प्राइस भी ज़्यादा होगा। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, जब मेन फ्रेम में काम कर सकते हैं काफ़ी सारे व्यक्ति, तो सुपर कंप्यूटर में तो कर ही सकते हैं। ठीक है,
सुपर कंप्यूटर की गति की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लें, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। यहाँ से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि जो सुपर कंप्यूटर है इसकी गणना किस में की जाती है, तो फ्लॉप्स में की जाती है। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा संगठन, नाभिकीय संयंत्र के नियंत्रण, अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि 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 जगह पर किया जाता है। काफ़ी सारी जगह हो सकती है जहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप भी उपयोग कर लोगे, लेकिन फिर क्या करोगे, इतनी स्पीड का काम ही नहीं है। 2 धन 2 4 करना है अपने को, तो है ना, तो नॉर्मल कैलकुलेटर से हो जाएगा। फिर बात करते हैं विश्व के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर की। 2022 के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखें। फ्रंटियर कहाँ का है दोस्तों? फ्रंटियर अमेरिका का है। फुगाकू फिर दूसरे नंबर पे आता है, कहाँ का है? जापान का है। बस इतने ही नाम आप देश के याद रख लें। फिर दोस्तों ये ध्यान रख लें कि ल्यूमी भी सुपर कंप्यूटर है, लियोनार्डो भी सुपर कंप्यूटर है, समिट भी सुपर कंप्यूटर है, सिएरा, सनबे, ताई हुलाइट भी सुपर कंप्यूटर है, पर्लमटर, सेलिन, टियान, ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं। बस फ्रंटियर ध्यान रख लें अमेरिका का है, फोगाकू याद रख लें जापान का है। अब आपके लिए दोस्तों समाचार के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लाई गई हैं, जहाँ पर कहा गया है दोस्तों परम गंगा और परम प्रवेगा किसके द्वारा? सीडैक द्वारा कब बनाए गए? 2022 में बनाए गए। तो इसको भी याद कर लें दोस्तों। क्या याद कर लें? परम गंगा मैया और परम प्रवेगा किसने बनाए? सीडैक ने बनाए। कब बनाए? 2022 में बनाए। सीडैक का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर हमें बात करनी है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की। इसके पहले दोस्तों एक बार हम बता देते हैं हम किस प्रकार से कंप्यूटर को वर्गीकृत करते आ रहे थे। हमने शुरू में ही बात की थी कंप्यूटर के प्रकार की चर्चा हमें करनी है 3 आधार पर करनी थी, कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो कार्य और आकार के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बारी आती है उद्देश्य के आधार पर। कार्य के आधार पर हमने एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड देखा। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर देखा। अब बारी आती है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की, तो उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। आपको बताने का उद्देश्य इतना था कि आप डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं, आप भटक ना जाएं कि सर कहाँ पर बात चल रही थी, अब हम कहाँ पर, ये उद्देश्य के आधार पर क्या है। तो इसलिए एक बार मैंने आपको फिर से वो ट्री डायग्राम बना के दिखा दिया। तो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था, सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पस कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर दोस्तों वे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य जैसे दस्तावेज तैयार करने, डाटाबेस बनाने आदि के लिए करते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। हम जैसे सामान्य व्यक्ति इनका उपयोग कर लेते हैं, अभी भी कर रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक। दोस्तों लैपटॉप के पीछे कंप्यूटर मत लगाओ, धोखे से लग गया है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक, है ना, इतना ध्यान रखें। फिर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग विशिष्ट कार्य करने जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह आदि के लिए किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर इसके उदाहरण हैं। अब एम्बेडेड कंप्यूटर होते क्या हैं और इनका उदाहरण दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताने का प्रयास करें। फिर बारी आती है भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास की। दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भाटकर को कहा जाता है। इनका नाम आप ध्यान रख लें दोस्तों, विजय भाटकर। ये कौन है? भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। ठीक, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में, ध्यान रखना 1980 के दशक में भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास NAL अर्थात नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज द्वारा फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में नाल द्वारा निर्मित फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर के माध्यम से हुआ। ठीक, आपको नाल का फुल फॉर्म में भी ध्यान रखना है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। सीडैक का फुल फॉर्म याद रखना है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका दोस्तों मुख्यालय मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, पुणे में इसका मुख्यालय है।
ठीक है। इसके अलावा बार्क, आईआईटी मुंबई दोस्तों आदि संस्थान है जो सुपर कंप्यूटर के विकास में भारत में लगे हुए हैं। ठीक, अब बात आती है सीडैक की भूमिका की। सीडैक का फुल फॉर्म हमने देख ही लिया है। फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग है दोस्तों, याद रखना, कंप्यूटर मत कर देना। ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक की भूमिका। इसकी स्थापना 1988 में, कहाँ? पुणे मुख्यालय। ठीक, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष 1991 में सीडैक के द्वारा बनाया गया। कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है सीडैक के बारे में? इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। कितनी? स्थापना 1988 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था सीडैक ने? परम 8000 बनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय पुणे में है। परम 8000 कब बनाया था? 1991 में बनाया था। इतनी चीज़ें आप सीडैक के बारे में ध्यान रख लें। फिर दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर के साथ ही सीडैक ने पारस व परुल नाम से 2 सॉफ्टवेयर बनाए जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित थे। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है कि पारस एवं परुल का संबंध किससे है? 4 विकल्प होंगे, आपको सुपर कंप्यूटर पर टिक करना है। या फिर प्रश्न बनेगा कि ये क्या है, तब आपको टिक करना है कि इंसान हैं, कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, तब आपको सॉफ्टवेयर पे टिक करना है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकता है, फैक्ट एक ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो हर प्रकार से आपको सोचकर आंसर करने का प्रयास करना है। ठीक, तो दोस्तों फिर क्या है? पारस और परुल सीडैक के बनाए 2 सॉफ्टवेयर हैं जिनका संबंध सुपर कंप्यूटर से है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करनी है भारत के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर की। तो टॉप पर है परम सिद्धि, फिर प्रत्यूष, फिर मेहर, फिर आदित्य, फिर कलर ब्लॉसम, फिर सहस्त्र होना चाहिए दोस्तों ये, है ना। फिर परम युवा 2, फिर पदम, फिर परम शिवाय, फिर एका, फिर अनुपम, फिर पेस। दोस्तों अनुपम एवं पेस किसके द्वारा बनाए गए? इसको जरा कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। तो आपको परम सिद्धि याद रखना है, सबसे फास्ट भारत का फिलहाल का कंप्यूटर है। अब बारी आती है एग्जाम हेल्प की। दोस्तों 2022 में भारत में बने नए सुपर कंप्यूटर परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर ने बनाया, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया, परम गंगा आईआईटी रुड़की ने बनाया और परम अनंत आईआईटी गांधीनगर ने बनाया। ध्यान रखें दोस्तों, खड़े खड़े शक्ति का प्रदर्शन किया परम शक्ति खड़गपुर, कामरूप दोस्तों गुवाहाटी, ठीक, परम गंगा आईआईटी रुड़की, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर। अब गांधी जी से याद कर लो, गांधी जी अनंत समय तक हमारे दिल में रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे, हम याद करते रहेंगे। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर गांधीनगर से याद कर लो आप। ठीक, फिर बारी आती है कंप्यूटर के उपयोग की। मौसम संबंधी अनुसंधान में, मौसम पूर्व अनुमान में, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान में, संचार सूचनाओं के प्रसार में, ई कॉमर्स, पुस्तक प्रकाशन, शिक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, मनोरंजन, शोध कार्य आदि में कंप्यूटर का उपयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या समझा लें? यदि आपको यहाँ पर भी समझने की आवश्यकता है तो फिर वास्तव में आपको समझने की आवश्यकता है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर कोई समझाने की, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के उपयोग है, इससे भी ज़्यादा उपयोग हो सकते हैं, तो आप खुद से बताएं बाकी सारे और क्या क्या कंप्यूटर के उपयोग हैं। फिर बारी आती है कंप्यूटर की सीमाओं की। दोस्तों बहुत खर्चीला है, ठीक है, बुद्धिहीन है, सारी चीज़ें हमें बतानी होती, खुद से नहीं कर पाता। ठीक, विद्युत पर निर्भर है, लाइट गोल हो गई, इन्वर्टर है नहीं तो फिर कुछ काम का नहीं रह जाएगा। वायरस का खतरा है, तो दोस्तों खतरे तो हमारे ऊपर भी है, मौत का खतरा है, कभी भी इंसान ने पड़ सकता है। तो ठीक है, सीमाएं बताने के लिए आप इनको बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। कहने के लिए सीमाएं हैं बस, लेकिन आप इनको ध्यान में रखकर कंप्यूटर का उपयोग मत छोड़ देना। ठीक है, अन्य तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के सारे भौतिक भाग, और भौतिक भाग है तो आप देख सकोगे, छू सकोगे, सीधी बात। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग हैं या वे भौतिक भाग हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? निर्देशों का समूह होते हैं। कंप्यूटर को काम करवाने के लिए, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जो भी आप उन्हें निर्देश देते हो या कंप्यूटर को निर्देश देते हो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। हमने चर्चा भी करी थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ, पंचम। हमने सन भी देखा था। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 42 से हुई थी, फिर 56, फिर 66, फिर 76, फिर 90। एक तरीका मैंने आपको याद करने का बताया था, अब इसको पूरा आप कर दें। पहली पीढ़ी कब से कब तक चली, पांचवी कब से कब तक, तीसरी कब से कब तक। कमेंट सेक्शन में आप इसे पूरा कर दें। दोस्तों यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इनकी चर्चा में विस्तार से करनी है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये इनकी चर्चा विस्तार से आगे होगी, आप टेंशन ना लें। यदि आप विस्तार से कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, 84 वीडियो दोस्तों उसमें है। यदि आप उसको देख लेते तो आपको बहुत बढ़िया अनुमान लग जाएगा, बहुत बढ़िया नॉलेज आपका कंप्यूटर के संबंध में हो जाएगा। तो यदि आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो मैं आपको वो प्लेलिस्ट सजेस्ट करता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लें, आपको 84 के 84 वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। दोस्तों कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न स्तरीय असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा। पहली पीढ़ी की निम्न स्तरीय थी असेंबली भाषा, दूसरी पीढ़ी की, है ना। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके बाद सैम और क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ध्यान रखें, विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर निर्माण में प्रसिद्धि के कारण बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। क्यों? कंप्यूटर निर्माण में प्रसिद्धि के कारण बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या भारत की सिलिकॉन वैली। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप इनको भी पढ़ के मोटिवेट हो जाएं, फिर तैयार हो जाए हमारे अगले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हमें शुरुआत करनी है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, और यदि आपको हमारी वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है तो हमारे वीडियोस का अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि आप सभी जानते हो वीडियोस बनाने में अपने जीवन का, मतलब मेरे जीवन का, और जो आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो अपने जीवन का बहुत ही अमूल्य समय उन वीडियोस को बनाने में लगाते हैं। पर यदि आपको जिस जिसके वीडियो से लाभ होता है, चाहे मेरा वीडियो किसी और का वीडियो हो यूट्यूब पर, आप जरूर उनको सपोर्ट करें यदि आपको लाभ होता है तो। यदि लाभ नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है। बात इसलिए नहीं है क्योंकि फिर मेरा टाइम तो खराब हो रहा है और आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपका टाइम भी खराब हो रहा है, तो सपोर्ट करने की बात नहीं बनती। लेकिन यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सपोर्ट करें। कैसे करेंगे? वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।